A very good morning to you all, a very healthy and happy life. Let's begin with today's topic. As you know, in our previous class, we have discussed the topic P block elements, right? In our previous one class, we have just completed what actually P block elements are, what are its general configuration or general properties, right? We have studied the electronic configuration of P block elements. We have studied the inert pair effect, which I have told you, which is very, very important, very crucial for your examination point of view. And other than that, I have started the anomalous behavior of the first element of each group. यानी हर एक एलिमेंट का जो पहला हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा अलग प्रॉपर्टी शो करे, which is known to be anomalous behavior. Anomalous behavior की वजह से हमारे फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है वो भी हमने थोड़ा सा स्टडी किया है. Which is first one covalency of four, second one is reactivity. कोवेलेंसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोवेलेंसी के बारे में हमने ये स्टडी किया था जी कि हमारे जो कंपाउंड है बोरोन, कार्बन, वो सिर्फ और सिर्फ फोर किसी भी फोर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं, लाइक BF4, CCl4 एंड सो ऑन. बट अगर मैं लोअर जाऊं, डाउन द ग्रुप जाऊं, जो हेवियर मेंबर्स हैं एल्यूमिनियम वगैरह वाले, उनके पास जो कोवेलेंसी होती है वो 6 तक हो सकती है, लाइक एस AlCl6 नेगेटिव, AlF6 एंड सो, राइट. अदर देन दैट वी हैव स्टडीड द रिएक्टिविटी आल्सो, कि क्योंकि हमारे बोरोन वाले सिर्फ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के कंपाउंड बना सकते हैं, उससे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कुछ कम होती है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स, राइट. ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था. अब एनोमलस बिहेवियर के अंदर हमारा लास्ट इफेक्ट रहता है, लास्ट पॉइंट रहता है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है फर्स्ट एलिमेंट, व्हिच इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. अब देखिए इसके बारे में क्या बताना चाह रही हूं मैं. एक तो जो भी आपका बोरोन है, कार्बन है, उनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज. p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है उनके पास, उनका साइज भी छोटा है, तो वो क्या करेंगे, आपस में जब कंबाइन करेंगे दे विल शो p pi bond. दे विल शो p pi bonding का मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आपके पास है CO2, कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं. कार्बन आपका कैसा है? फर्स्ट मेंबर है, जैसे कि बोरोन और कार्बन. तो हमें पता है कि हमारा जो कार्बन है जी, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक. जबकि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, इट हैज 1s2 2s2 2p4. हमें पता है कि हमारे सिर्फ वही ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं. will combine to make p by bond. ऐसा कुछ हमने कब पढ़ा था? अनहाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड के बारे में कब पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग, राइट. तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये जो s ऑर्बिटल है ये तो कंप्लीटली फ्री है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. जो आपके p ऑर्बिटल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसके जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अनहाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि वो एज इट इज px py और pz की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे और ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के CO2 बना रहा है. जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, बट जो आपका सेकंड बॉन्ड होगा दैट विल बी पाई बॉन्ड. ये जो कार्बन है, सपोज ये इसका p ऑर्बिटल है और ये जो ऑक्सीजन है सपोज ये इसका p ऑर्बिटल, ये आपस में बॉन्ड क्रिएट जो कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पाई. तो मेरा ये समझाने का पर्पस क्या है? मेरा समझाने का ये पर्पस है कि आपके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स के, चाहे कोई भी ग्रुप हो, वो पाई बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है, वो बनाते हैं, हैप्पीली बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल भी होता है.
जैसे कि CO2 बहुत स्टेबल है आपका मॉलिक्यूल, कभी भी ऐसा तो नहीं है कि CO2 आपका अनस्टेबल है, ठीक। बट ये तो बात होगी मल्टीपल बॉन्डिंग की फर्स्ट मेंबर, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, आपके एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, आपके एलिमेंट्स है सिलिकॉन, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है रेदर देन p ऑर्बिटल। उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है ना, दे हैव द वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो इनके पास जो वेकेंट d ऑर्बिटल है, ये बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कैसी बॉन्डिंग बनाएंगे, d पाई p पाई बॉन्डिंग। कैसी बनाएंगे, d पाई p पाई बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको बनाना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच, मान लीजिए आपका SiO6 या फिर SiO3 नेगेटिव, मान लीजिए ऐसा कुछ, तो वो क्या बना रहे हैं, d पाई p पाई। बट द पॉइंट इज कि जो d पाई p पाई बॉन्डिंग है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। यही रीजन है कि आपको ऐसे वाले एलिमेंट्स, ऐसे वाले कंपाउंड्स दिखने को कम मिलेंगे एज कंपेयर टू ये वाले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है जो कि एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, लाइक एज बोरोन, लाइक एज कार्बन, वो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके पी पाई बॉन्डिंग बनाएंगे जो कि स्टेबल भी हो। बट जैसे जैसे हम डाउन द रूट जाएंगे उनके पास d ऑर्बिटल है, तो वो d पाई p पाई बनाएंगे जो कि इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। यही रीजन है कि आपको CO2 जैसे मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, स्टेबल मिलेंगे एज कंपेयर टू दीज टाइप ऑफ, राइट। ओके, तो p ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे अपने ग्रुप की तरफ। यू नो वेरी वेल कि हमें 11th क्लास में इस स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 ग्रुप स्टडी करने हैं, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद द ग्रुप नंबर 13 which is also known as boron family, which is also known as boron family. I hope आपने नोट डाउन कर दिया हो। Let's move. p ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज हो गई है खत्म। अब ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को स्टडी करना स्टार्ट। Let's begin. Let's start with group 13 elements. और ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जी? इनको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी हमने कर दी है। चलिए, ग्रुप 13 एलिमेंट्स व्हिच इज आल्सो नोन एज बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली के बारे में आपने सुना तो होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है जी, ये हमें पता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं निहोलियम, नाहोलियम, जो भी आप बोल सकते। बट एज यूजुअल जितना भी हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर के अंदर या फिर हमने एक्सप्लोर में थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी, हमें इतना पता होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द रूट जाते हैं ना, जो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियो एक्टिव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेडियो एक्टिव। और जो NH है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड या टाइम सिर्फ 20 सेकेंड का। यानी अगर मेरे पास 1 ग्राम इस बीकर के अंदर 1 ग्राम मैंने NH रखा हुआ है, तो 20 सेकेंड के बाद वो 1 ग्राम घट के कितना रह जाएगा? 0.5 ग्राम। यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशन रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से 1 ग्राम 20 सेकेंड के अंदर रिड्यूस होके कितना रह जाएगा? 0.5। तो इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन इतनी जल्दी रिलीज करेगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, हम NH को कंसीडर नहीं करते। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे हैं? ओनली 5।
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। चलिए बोरोन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कि आपका जो बोरोन है ये बहुत ही रेयर मिलता है एट अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट पे बहुत बहुत कम मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 0.001%। सिर्फ इतना सा बोरोन आपको मिलेगा अगर आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको प्रिपेयर करना। इसके अलावा हमारा जो बोरोन है जी, इसके दो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, एक B10 के नाम से और एक B11। ठीक है, आइसोटोप के बारे में तो आपको पता होगा क्या होते हैं आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो 10 और 11। ठीक, इसके अलावा आपका जो बोरोन है वो बहुत सारे ओर्स में मिलता है, क्योंकि ये हमारा स्लाइटली मेटेलॉइड है तो ये हमें ओर्स की फॉर्म में मिलेगा। हमें पता है ये बात कि कोई भी चीज हमें प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलती इन द यूनिवर्स, हमेशा वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। तो हमारा बोरोन जो है वो भी बहुत सारे अलग अलग ओर्स में मिलता है। और तो समझ रहे हो आप लोग, 10th क्लास में आपने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 में कि जो मेटल होती है वो ओर की फॉर्म में मिलती है, ये तो पता होगा आप लोगों को। मेटल्स या कुछ और मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स कुछ भी लगा लीजिए। तो बोरोन में कौन कौन से ओर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है बोरेक्स। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा बोरेक्स का। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और ये जो बोरेक्स है जी, ये मोस्टली आपको मिलता है लद्दाख में। ठीक, इसके अलावा आपके पास बोरोन के दो और ओर्स हैं, एक को हम बोलते हैं कार्नाइट, जिसका सेम फॉर्मूला है Na2B4O7, लेकिन वो 10H2 की बजाय कितना मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ H2। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा H3PO3। ठीक, ये दोनों भी आपको बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं राजस्थान में, सांबर वैली जो है उसको बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट भी प्रेजेंट। ठीक, इतनी कम अमाउंट है, स्टिल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड एलिमेंट की तरफ, व्हिच इज नोन टू बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो आपका ग्रुप 13 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 में यानी ये जो 5-6 एलिमेंट्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम आपको मिलेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है अर्थ क्रस्ट पे? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन फर्स्ट पे होता है, एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे है, बट इस पूरे ग्रुप में ही सबसे ज्यादा अबंडेंट। ठीक, एल्यूमिनियम भी है, वो भी डेफिनेटली आपको कुछ ओर्स की फॉर्म में मिलेगा, लाइक एज बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और इंपॉर्टेंट है कोरंडम, जिसका फॉर्मूला है जी बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 और कोरंडम का है सिर्फ Al2। ठीक है जी। उसके बाद गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये तीनों ही बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, वेरी रेयर ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक, ये आपका। और दूसरी बात भी ये तो आपने सुना होगा कि जो एल्यूमिनियम है उसके बॉक्साइट कोरंडम ये मोस्टली आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, ये सब हमने स्टडी कर लिया। हमने सिर्फ इतना देखा है कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है आपके, उनको हम एक्सट्रैक्ट कहां से कर सकते हैं, उनका अबंडेंस कहां। अब हम मूव करते हैं अपने ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस कि कौन-कौन सी आपकी ग्रुप 13 एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको पहले से पता है, व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स
फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में सबको पता है, फिर से बता देती हूँ जी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP1, यानी इनके p ब्लॉक शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, हीलियम 2s2 2p1। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो क्या होगा, नियोन 3s2 3p1। अगर मैं गैलियम की बात करूं तो क्या होगा, ये होगा आर्गन 3d10 4s2 4p1। आप इंडियम की तरफ जाओगे, आप थैलियम की तरफ जाओगे, डी के साथ साथ कौन सा यूज हो जाएगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी वहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी एफ के ऊपर मैं इतना स्ट्रेस क्यों डाल रही हूँ, ये आपको पता चलेगा जब हम फर्दर पढ़ेंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अलावा जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके नेचर के बारे में। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जनरल प्रॉपर्टी होगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बट इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से हमारा जो ग्रुप 13 एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी, बहुत सिंपल है। हमने सिर्फ उनकी अबंडेंस के बारे में देखा है और साथ में जनरल सा रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड पॉइंट, एटॉमिक साइज। आई होप आपने नोट कर लिया हो। नेक्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया है और आपको एक जनरल आइडिया होगा कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारा साइज जो है वो डिक्रीज होता है। यानी अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 ग्रुप 14, तो उसके केस में आपका जो ग्रुप 13 का है साइज वो छोटा होना चाहिए, सिंपल सी बात। ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जी और साइज को डिक्रीज होने पड़ता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कस के अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे उसका साइज बढ़ने की बजाय कम होता चला, श्रिंक हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। क्या आपको पता है, बट जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव करती हूँ मेरा जो साइज है इस एटॉमिक ग्रुप 13 एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होना चाहिए, ना केवल ग्रुप 13 एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया है जो जनरल हमारी प्रॉपर्टी कि डाउन द ग्रुप हमारा साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है जी, आप सबको पता है कि जैसे जैसे हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं, गैलियम की तरफ जा रहे हैं, इंडियम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है 2s की बजाय 3s ऐड हो जाता है, 3s के बाद 4s ऐड हो जाता है, यानी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, एक नया शेल इंक्रीज हो रहा है। जो पहले न्यूक्लियस यहाँ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था 2s का, वो 3s का और थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4s का और बड़ा हो गया, नए शेल ऐड हो गए तो साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस जनरल कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो ट्रेंड है इस ग्रुप 13 का वो ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि जैसे जैसे हमने इन चीजों को फर्दर स्टडी किया अच्छे से, तो हमें ये पता चला कि आपका जो ट्रेंड हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि डाउन इंक्रीज होना चाहिए स्मूथ, वो स्मूथली इंक्रीज ना हो करके एक्चुअल में ये है मतलब कि जो एल्यूमिनियम और गैलियम है उसके केस में एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो गया एज कंपेयर टू गैलियम। अगर मैं आपको और स्पेसिफिकली बताऊं तो एल्यूमिनियम का जो साइज है, एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो है 143 पिकोमीटर, और जो गैलियम है उसकी एटॉमिक रेडियस है 135 पिकोमीटर। तो ये ट्रेंड चेंज क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो गया गैलियम से, तो ये होना क्या चाहिए था, राउंड द इंक्रीज करना चाहिए, हमें रीजन पता है, बट ऐसा होने का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप लोग देख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है उसके केस में 3s2 3p1 होगी, लेकिन आपका जो गैलियम है उसके अंदर
D10 भी इन्वॉल्व हो रहा, D10 भी इन्वॉल्व हो रहा है। और आप अपने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। शील्डिंग इफेक्ट S का बड़ा होता है as compared to E, as compared to D, as compared to F। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? आई थिंक सबको क्लियर है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट कुछ ऐसी चीज होती है जी कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस का चार्ज रोकने में एक शील्ड का काम करता है। यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन तक इतना स्ट्रांगली नहीं पहुंच पाता, ठीक। बट आपका जो डी और एफ, अगर मैं डी की बात करूं खासकर, ये इतना ज्यादा पुअर होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा कम होता है, मैंने आपको भी बताया, वेरी वेरी पुअर। और कितने हैं ये? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इतना कम शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियस और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज होना चाहिए था वो अब कम हो गया है, ठीक, सॉरी ज्यादा हो गया है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो जेड इफेक्टिव है यानी न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव गैलियम का, वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डी का बहुत पुअर है। फर्स्ट न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो शील्ड है वो कैसा हो गया है? ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कस के अट्रैक्ट कर लेगा एज कंपेयर टू जिसको लूज करना चाहिए, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा? साइज ऑफ गैलियम वुड डिक्रीज। बात समझ में आई है भाई? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो साइज है ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स में ये शील्ड कुछ खास उनके पास थी नहीं, तो ये इजीली पॉजिटिव चार्ज दूर तक जा रहा है। जो साइज बड़ा होना चाहिए था वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ने कस के ग्रैब कर पकड़ लिया, ठीक है। इसकी वजह से इसका साइज क्या होगा? एम आई क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो हमारा क्वेश्चन कई बार आता है कि हमारा साइज जो है ग्रुप 13 के केस में उसका ट्रेंड बिगड़ा हुआ क्यों है, वो एग्जैक्टली सेम ऐसा क्यों नहीं है जैसा हम चाहते हैं। The answer is its electronic configuration in which shielding effect is the important thing. Clear? चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दो हमने अभी तक ट्रेंड पढ़े हैं। थर्ड ट्रेंड है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड ट्रेंड है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता है क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस। पता है ना ये बात? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस। यानी अगर मैं बोरोन की बात करूं, उस बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी अलोंग द पीरियड अगर मैं बात करूं वो डिक्रीज होती जाती है। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं 14 में करूंगी और कम हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फिलहाल हम यहाँ तक की बात करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है जी क्योंकि आपका जो ग्रुप 2 है उसके अंदर होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक एज NS2 फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनके पास कितनी होती है NS2। और ग्रुप 13 में क्या होता है NS2N1। आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल है हमारा उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये फुली फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है। फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसमें p के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये वापस इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके NS2 तक पहुंचना चाहता है, तो इजीली खुशी-खुशी अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सके, है ना। क्योंकि हर चीज इस यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? स्टेबल, एक यूनिवर्सल लॉ है। तो p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना बहुत इजी है एज कंपेयर
टू दिस, इसलिए इसमें कम एनर्जी हमें रिक्वायर होगी और इसमें ज्यादा एनर्जी, इसी वजह से इन एलिमेंट्स की आयोनिक एनर्जी इज हाई। अलोंग द पेयर तो हो गया, डाउन द ग्रुप में क्या केस है? डाउन द ग्रुप में एज यूजुअल आपको पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा जो साइज है इन एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता जाता है, ये हमें पता है, जो साइज है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि ऐसा कुछ। पता है ना जी, साइज इंक्रीज क्यों होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, टूएस्ट केस, सब स्टोरी मैंने आपको बताया। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के साथ इतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके प्रभाव में इतना नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो जो डाउन द ग्रुप है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना? ये साइज के अपोजिट होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बट हमने अभी स्टडी किया कि हमारा ये वाला केस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ। क्लियर है जी? सो ओनली ड्यू टू एटॉमिक साइज द आयनाइजेशन एनर्जी वुड चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग। ठीक, गैलियम का साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से गैलियम का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा न्यूक्लियस है सपोज और ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन में कस के बॉन्डिंग रहेगी, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो हमें इसमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा तो बोरोन की होती ही है एज कंपेयर टू इन सब। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी एग्जैक्टली सेम है, साइज की वजह से ही है। अगर आपको साइज का फैक्टर समझ में आ गया कि गैलियम वाला केस हमारा स्पेशल है, उसके केस में हर बार चीजें चेंज हो रही, चाहे वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, और चाहे आप आगे जाके स्टडी करोगे मेटेलिक के बारे में, सबके केस में साइज की वजह से आपका जो गैलियम है वो एक्सेप्शन बिहेवियर शो करे। ठीक, तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी देर तक स्ट्रांगली पकड़ के रख रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बोरॉन फैमिली की ऐसी कुछ आ रही है, सेम एज टू बी आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी का केस है सेम वही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी केस आ रहा है। रीजन बीइंग इज द साइज ओनली, जैसे जैसे साइज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, गैलियम का साइज बहुत स्मॉल है इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम इफेक्ट है। Okay, now fifth point is melting point and boiling point. Let's move to the fifth point, which is melting point and boiling. अच्छा, टॉपिक बहुत इजी है, आप लोगों ने देख लिया होगा, थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जैसा हमने थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया था। और दूसरी बात सब में बस सेम सी बात, क्योंकि हमने पहले से ही चैप्टर नंबर 3 स्टडी किया हुआ है पीरियोडिक टेबल वाला, इसी वजह से हमें सब चीजें सेम सी लग रही है, सिमिलर है। थ्योरेटिकल टॉपिक और बहुत इजी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पीरियड को आप बहुत कम टाइम में इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट है आपकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में वी नो वेरी वेल दैट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, इसकी वजह से उनका कोई जनरल ट्रेंड नहीं है मेटेलिक एटम का,
क्यों? क्योंकि हमारा जो बोरोन है वो नॉन मेटेलिक है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ अलग है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है। तो मैं सिर्फ सिंपल अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ जो बोरोन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में अरेंज होकर रखेंगे, एक साथ कंबाइन होंगे, उनको मेल्ट करना, उनको ब्रेक डाउन करना, उसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। लेकिन आपके जो गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द रोड मूव करेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये सारे के सारे बहुत सॉफ्ट मेटल। इनफैक्ट हमारा जो गैलियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है। गैलियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इतना कम आप लोगों ने कभी पढ़ा हो लोअर क्लासेस में जीके की बुक में, 6th 7th में 8th 9th में कभी पढ़ी हुई चीजें कि गैलियम जो है वो अकेली ऐसी मेटल है जिसको ह्यूमन बीइंग अपनी हथेली पे रख के पिघला सकता है। यानी अगर मैंने गैलियम को अपने हाथ पे रखा हुआ है, वो सिर्फ मेरी मेरी जो पाम है, मेरी जो हथेली है उसकी गर्मी से ही मेल्ट हो जाए, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है एग्जैक्टली दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर मैं केल्विन में बात करूं तो केल्विन में इसका मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन। हमें पता है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 से माइनस। और ह्यूमन बॉडी का कितना होता है टेंपरेचर, आई थिंक इट्स 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37 38 के बीच में होता है। तो गैलियम जो है वो अकेला ऐसा मेटल है जो बहुत इजीली मेल्ट हो सकता है इवन ऑन द पाम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है जी, इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का और गैलियम से जितना सा टेम्परेचर चाहिए वो बहुत इजीली मेल्ट हो सकता है। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट हाउएवर आपका जो गैलियम है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है और मेटेलिक कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। टिल नाउ आप लोगों को जितना मैंने समझाना था आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। कल हम थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता ही है, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट उसको थोड़ा हम अच्छे से इफेक्टिवली कल पढ़ेंगे। टिल नाउ हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स की टोटल 5 प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, 5 जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है then please let me know, raise your hand so that you can unmute yourself. Yes class,